हम यूजीसी नेट, पीजीडी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे 250 से भी अधिक कोर्स अपनी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपको हमारी एप्लीकेशन में वीडियो कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स भी मिलेंगे। इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में, साथ ही साथ विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। तो इस वीडियो में अगर आप ये वीडियो YouTube के माध्यम से देख रहे हो तो हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं कि आखिरकार भारत को विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, और पूरी की पूरी वीडियो आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार भारत को एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में भी एक अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था बनी हुई है। तो कुछ की पॉइंट्स हमने यहां पे ले लिए। सबसे पहला है निम्न प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों आप प्रति व्यक्ति आय तो आप जानते ही होंगे कि कुल राष्ट्रीय आय को जब आप जनसंख्या से भाग कर देते हो तो जो बचता है उसे बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो भारत में जो प्रति व्यक्ति आय वैश्विक औसत से काफी नीचे है, यानी कि भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वो विश्व के विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है, जिसकी वजह से हम भारत को विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहां पे कुछ डेटा के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। भारत 2023 के डेटा है। 2023 में प्रति व्यक्ति आय भारत में $2200 थी, जबकि चीन में ये 12,700 थी, अमेरिका में 76,400 और वैश्विक औसत 12,000 है। इससे ये पता चलता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय वैश्विक स्तर से काफी नीचे है, जो भारत के अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को संकेत करता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में जनसंख्या की मात्रा बहुत बड़ी है। आपको पता होगा भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसके साथ साथ भारत में जो उत्पादकता है वो बहुत कम है, और साथ ही साथ आय का असमान वितरण है, यानी कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत ही गरीब है। इसकी वजह से भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही ज्यादा नीचे है। तो 3 कारण की वजह से प्रति व्यक्ति आय में इतनी ज्यादा अंतर मिल रही है। एक तो आय में असमानता है, कम उत्पादकता और जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में आपको गरीबी देखने को मिलेगी। गरीबी के साथ साथ निम्न शिक्षा का स्तर देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी मिलेगी। तो ये सब विशेषताएं, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, शिक्षा का नीचा स्तर, गरीबी का ऊंचा स्तर, ये सारी की सारी विशेषताएं विकासशील अर्थव्यवस्था में होती है। अगर यही क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में लिखना हो, डिटेल में लिखना हो, तो इसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, डिटेल हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में उस तरीके से आप तैयार कर सकते हो कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, चीन में कितनी है। कहने का मतलब यह हुआ कि जिस तरीके का एग्जाम होता है उस तरीके की अप्रोच यूज करके आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। तो क्या क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे? गरीबी मिलेगी, निम्न शिक्षा का स्तर मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी मिलेगी। दूसरी विशेषता की बात करें तो दूसरी विशेषता है कृषि पर निर्भरता। दोस्तों किसी भी देश का, किसी भी अर्थव्यवस्था का जनसंख्या का बड़ा भाग अगर कृषि में निर्भर करता है तो यह दिखाता है कि अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, क्योंकि जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था विकास करती है जनसंख्या का हिस्सा कृषि क्षेत्र से हटकर द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में ऑटोमेटिकली चला जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर अभी भी 42% लोग, 2023 का ये डेटा है बच्चों, 42% लोग कृषि में क्षेत्र में कार्यरत हैं, जबकि यही हिस्सा चीन के अंदर 25% है, अमेरिका में 2% है। यानी कि विकसित देशों में कुल जनसंख्या का, कुल कार्यशील जनसंख्या का 2% से लगभग 5% के बीच में ही कृषि में कार्यरत रहता है, जबकि भारत में अभी भी 42% जनसंख्या कृषि में कार्यरत है। जबकि जीडीपी में योगदान, भारत में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 15.6% है। कहने का दोस्तों क्या मतलब हुआ कि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा काम कर रहा है, लेकिन उत्पादन में उसका योगदान बहुत कम है। बात करें दोस्तों अर्ध बेरोजगारी और अल्प अर्ध बेरोजगारी की, तो देखिए जितनी भी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, उनमें यह देखने को मिलता है कि वहां पर व्यापक स्तर पर बेरोजगारी पाई जाती है और संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते ये देश। यही विशेषता आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में भी देखने को मिलेगी। भारत में भी श्रम शक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं होता है। इसकी तजवीज हमारे यहाँ पे कुछ डेटा करते हैं, जैसे कि बेरोजगारी की जो दर है भारत में 7.8% है, चीन में यही बेरोजगारी की दर 5.3% है और अमेरिका में 3.6% है। यानी कि भारत में बेरोजगारी खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली छिपी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी, जिस भी नाम से आप उसे जानते हो, वो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। क्योंकि प्रचंड बेरोजगारी का मतलब है
काम करता हुआ तो वो प्रतीत होता है, लेकिन उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं करता, क्योंकि भारत ये अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। जनसंख्या का बड़ा भाग कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है, तो वहां पर आपको कृषि श्रमिक कामगार दिखेंगे, लेकिन वो उत्पादन में किसी भी प्रकार से वृद्धि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई पर्याप्त कदम उठाए हैं, जैसे मनरेगा है, स्किल इंडिया है, लेकिन उसके बावजूद भी देश के अंदर अभी भी कुशल श्रमिकों की बहुत बड़ी मात्रा में अभाव विद्यमान है। इसके अलावा दोस्तों, आर्थिक असमानता की बात अगर हम करें तो आर्थिक असमानता भी आपको देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों भारत में आर्थिक असमानता की, तो वर्तमान में 10% टॉप के परसेंट लोगों के पास संपत्ति का 76% हिस्सा है, जबकि चीन में यही 60% है और अमेरिका में ये 76% है। लेकिन देखिए, वैश्विक स्तर पर असमानता कोई भारत की समस्या नहीं है, लगभग विश्व के बहुत सारे देशों के सामने यही समस्या है, जिसको हम बोलते हैं असमानता। और भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वालों की संख्या 16% है, यानी कि 10% लोगों के पास संपत्ति का 10% 77% हिस्सा है, जबकि 16% लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट, जो बेसिक जरूरत है, उसको भी पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा विभाजन देखने को मिलेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जहां पर आपको पिछड़ापन, शिक्षा की कमी, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी देखने को मिलेगी, वहीं शहरी क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण, बहुत बड़ी मात्रा में एक तरीके से आप कह सकते हो स्लम एरिया देखने को मिलेंगे। ये सब इसीलिए है क्योंकि आर्थिक स्तर पर बहुत बड़ी मात्रा में असमानता मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों, बुनियादी ढांचे की भी कमी भारत के अंदर देखने को मिलती है। बात करें दोस्तों बुनियादी ढांचे की, तो बिजली की उपलब्धता भारत में जहां पे 18 से 20 घंटे है, वहीं पर चीन और अमेरिका में 24 घंटे बिजली रहने की बात की गई है। इसके अलावा डॉक्टर की बात करें तो 1000 लोगों पर भारत में मात्र 0.8 डॉक्टर है, जबकि चीन में 1.8 और अमेरिका में 2.6 डॉक्टर है। तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। पर्यावरण पे हालांकि भारत ने बहुत काम किया है, रोड पर भारत में सागरमाला परियोजना है, इनके बारे में डिटेल में हम आपसे डिस्कस करेंगे। इन सब पे काफी काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी देश के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में जो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, शिक्षा के स्तर में अभी कमी है, परिवहन व्यवस्था उतनी सुचारू नहीं है, ग्रामीण, खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में। इन सब की सुधार के लिए सरकार के द्वारा कई सारे कदम भी उठाए गए, जैसे स्मार्ट सिटी योजना है, वो जैसे स्मार्ट सिटी मिशन है, ग्रामीण विद्युतीकरण है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी काफी बड़ा संकट झेल रही है। खास तौर पर आप बात करें एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। इसके अलावा दोस्तों, औद्योगिक विकास में कमी है। जीडीपी के में योगदान औद्योगिक क्षेत्र का लगभग 29% के करीब है। श्रम कानूनों की जटिलताएं, उच्च उत्पादन लागत और तकनीकी सीमाएं, कई ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से औद्योगिक विकास दर अपने पर्याप्त स्थिति में नहीं पहुंच पाया है। औद्योगिक विवाद, औद्योगिक लड़ाई झगड़े, इसकी वजह से भी देश के अंदर बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। भारत का जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जहां 29% है, वहीं पर चीन में ये योगदान 40% से अधिक है। इससे हिसाब से पता चलता है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र अभी उतना सुधार नहीं हो पाया जितना कि कई सारे अर्थव्यवस्थाओं के सामने है। सेवा क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो सेवा क्षेत्र में जीडीपी का योगदान जो है वो 55% के आसपास बना हुआ है, जिसमें आईटी क्षेत्र अग्रणी है। भारत में हालांकि सेवा क्षेत्र में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उसके बावजूद भी सेवा क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है, यानी कि लोग शिक्षित हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, तो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है, और क्योंकि ये सारे के सारे लोग सेवा क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। सेवा क्षेत्र के लिए जितना प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जितना तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, जनसंख्या के पास वो प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से देश का बहुत बड़ा व्यक्ति बेरोजगार रह जाता है। इसी के साथ साथ देश के सामने ब्रेन ड्रेन, यानी कि देश के जो बुद्धिमान बुद्धिजीवी हैं, उनका विदेशों में बसने की समस्या भी भारत के सेवा क्षेत्र को सामना करना पड़ रहा है। जनसंख्या की बात करें दोस्तों, तो भारत में जनसंख्या की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। 2023 में जनसंख्या लगभग 1.4 अरब हो गई है, जो कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है। चुनौतियों की बात करें तो इसकी वजह से संसाधनों की कमी देखने को मिलेगी, रोजगार की मांग रहेगी लेकिन रोजगार मिलेगा नहीं। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था हालांकि तेजी से विकास करती हुई अर्थव्यवस्था है। देश के सामने जो जीडीपी विकास दर है
वो 7% के आसपास बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था काफी तेज है, वैश्व के और देशों के मुकाबले तेज है। लेकिन अल्टीमेटली बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, क्योंकि विकास के जो पैमाने हैं, जो जीडीपी का लेवल है, जो प्रति व्यक्ति आय का लेवल है, भारत तो अभी उसको छू नहीं पाया है, लेकिन विकास की ओर अग्रसर है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में जितनी जानकारी की आवश्यकता आपको होगी उतनी आपको मिल गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।